हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास का जो शुरुआती चैप्टर है, जिसे हम भारत में यूरोपियों के आगमन के नाम से जानते हैं, उस पर कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ बातें करते हैं। क्योंकि ये पहला है क्लास, इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ। पहला चीज़। उसके पहले हम ये देखते हैं कि जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो भारत में एक केंद्रीय सत्ता, एक पावरफुल शासक का अंत हो जाता है, जिसका लाभ उठा करके क्षेत्रीय छोटे छोटे राजाओं का उदय हो जाता है। इन्हीं राजाओं के सहयोग से जो यूरोपीय व्यापारी थे, चाहे वो इंग्लैंड के हों, चाहे वो पुर्तगाल के हों, चाहे वो स्पेन के हो, चाहे फ्रांसीसी हों, चाहे डच हों, जो भी हैं, जो लोग भी आए, इन्हीं राजाओं के सहयोग से वो भारत के व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए एक आपसी संघर्ष की शुरुआत कर देते हैं, जिसमें अंततः अंग्रेज़ों की विजय होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है भारत में। सवाल ये उठता है कि अचानक यूरोपीय व्यापारी भारत आए क्यों। उनका झुकाव भारत की तरफ हुआ क्यों। तो हम ये देखते हैं कि जब उस्मानिया सल्तनत का एशिया माइनर में एकाधिकार हो जाता है, तो यूरोप और एशिया के बीच, एशिया क्या कह लीजिए, भारत या मध्य पूर्व एशिया, यानी यूरोपियों का जो संपर्क भारतीय उपमहाद्वीप या आसपास के देशों से था, वो कट गया। दूसरा चीज, भारत से जिस चीज़ की वो डिमांड करते थे, जिन मसालों की वो डिमांड करते थे, उन्हें मसाले की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि वो ठंड इलाका था, वो मीट का सेवन करते थे, इसलिए उन्हें मसाले की ज़रूरत पड़ती थी, जो भारत में या इंडोनेशिया में मिलता था। इसका डिमांड हम प्राचीन इतिहास से ही देखते हैं। तो अब इसकी पूर्ति उन्हें कैसे हो, तो हम देखते हैं कि जब तुर्कों का कब्जा हो जाता है बीच के रास्तों पर, तो ये जो अरब व्यापारी थे वो काफ़ी फ़ायदा उठाए। वो क्या करते थे, इंडिया आते थे या पूर्वी देशों में आते थे, यहाँ से मसाले वसाले ले करके वो यूरोप की बाज़ार में जाकर के बेचते थे। काफ़ी उन्हें फ़ायदा भी होता था। अच्छा, ये अरब व्यापार में क्यों आए? क्योंकि वो जो एरिया है वो कृषि बेल्ट है नहीं, वो खेती कर नहीं सकते हैं। जहाँ खेती नहीं हो सकता है वहाँ बिजनेस होगा, व्यापार होगा। तो अरब इसलिए व्यापार करते थे। वहाँ की चीज़ें यहाँ लाकर बेचते थे, यहाँ की चीज़ें वहाँ लाकर बेचते थे, और बीच में उनको जो फ़ायदा होता था वो होता ही था, और अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को भी पूरा करते थे। वो इजिप्ट तक जाते थे, मिस्र तक जाते थे, अफ्रीका महाद्वीप तक जाते थे, इधर जापान तक पहुँच गए थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो उस वक्त अरबों का एकाधिकार हो गया था व्यापार पर। इसी एकाधिकार को तोड़ना चाह रहे थे और तुर्की से बचना भी चाह रहे थे। एक चीज़ और, ये जो अरब वाले हैं, ये यहाँ से जब मसाले की सामान ले जाते थे तो ले जा करके क्या यूरोप के हर देशों में नहीं बेचते थे, वो इटली के बाज़ार में गिरा देते थे, वेनिस में, और वहाँ से
वो एक बहुत बड़ा मसाले की मंडी हो गई थी, क्योंकि सारे व्यापारी यहाँ के वहीं ले जा कर के अपने मसाले मार्केट में डाल देते थे और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता था, बढ़ता था हर देशों को, यूरोप के देश वहीं से ले जाते थे। लेकिन इसमें दो देश ऐसे थे, एक पुर्तगाली, दूसरा स्पेन, जिनकी उपेक्षा हो जाती थी, अक्सर उनकी उपेक्षा हो जाती थी। उनको उतनी चीज़ें नहीं मिल पाती थी जितनी उनको ज़रूरत थी, जितने मसाले की ज़रूरत थी या जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उतनी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती थी। इसलिए वो खुद जो है नए रास्ते की खोज करना शुरू कर दिए। वो खुद कहते थे कि अब मैं खुद बिजनेस करूंगा, लेकिन अरब सागर पर या इस तरफ आने वाले जितने रास्ते थे वो रास्ते बहुत दुष्कर थे, आने लायक नहीं थे। और अरब सागर पर तो पूरी तरीके से अरबों का कंट्रोल था, वो उस रास्ते से किसी को आने नहीं देना चाहते थे। तब पुर्तगालियों ने एक नए रास्ते की खोज के बारे में सोचे, वहाँ की गवर्नमेंट सोची, वो कहे कि नए रास्तों की खोज करिए। इसी सिलसिले में करीब 1886 ईस्वी में बार्थोलोमियो नामक एक नाविक था जो पुर्तगाल का रहने वाला था। बार्थोलोमियो उसका नाम था बार्थोलोमियो। ये एक नए रास्ते की खोज करना शुरू किया। तो किधर से? अटलांटिक महासागर, अंध महासागर, उधर से होते हुए वो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट से पूरा राउंड लगाते हुए वो उत्तमासा द्वीप की तरफ आया। उत्तमासा द्वीप तक की खोज वो कर लिया करके, लेकिन इसके आगे वो नहीं बढ़ पाया। कुछ लोग कहते हैं कि मेडागास्कर तक आया था। यानी इस रास्ते की खोज करके ये वापस बार्थोलोमियो चला गया। अब ये तो पता चल गया कि नहीं, एक रास्ता वो ढूंढा जो उत्तमासा द्वीप तक आता था, यानी अफ्रीका महाद्वीप के एकदम निचले बॉटम पॉइंट पर, यहाँ तक वो आ गया। यहाँ से वो वापस चला गया। पुर्तगाल के बगल में स्पेन था। स्पेन भी जो है अपना वर्क कर रहा था कि वो उसको भी नए रास्ते की ज़रूरत पड़ी। जब स्पेन को नए रास्ते की ज़रूरत पड़ी तो कोलंबस जैसा नाविक, वो भी नए रास्ते, उसको भी भेजा गया भारत की खोज के लिए। कोलंबस को भी भारत की खोज के लिए 1492 में भेजा गया और स्पेन से वो 1492 में निकला। लेकिन वो रास्ता भटक गया, भटक कर जाना चाहिए इधर, वो घूम गया इधर और वो चला गया अमेरिका। इस तरीके से वो एक नए महाद्वीप का खोज किया, नई दुनिया जिसे कहते हैं, नई दुनिया का खोज किया। अमेरिका का खोज करने वाला कोलंबस ही है। इसे कोलंबस ने खोजा था। इसे कोलंबस ने खोजा था। और देखिए इतना इंडिया कितना पॉपुलर है। जब वो वहाँ गया, ये जो और भी नाविक गए अमेरिका, लोगों के दिमाग में इंडिया था। वहाँ गए तो एक द्वीप था, एक एरिया था जहाँ पर उतरे, वो देखे कि यहाँ के लोग, तो वो समझे कि इंडियन ही है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि नहीं, हम भूलवश पूर्व की जगह पश्चिम चले गए हैं, तो नाम ही रख दिए वेस्ट। इंडीज़ तो जानते थे, इंडिया आना था उनको, इंडीज़ आना था, लेकिन चूंकि वेस्ट में चले गए तो नाम ही रख दिया वेस्ट इंडीज़। और जब अमेरिका में गए तो वहाँ भी उतरने के बाद उनको लगा कि हम इंडिया ही आए हैं। लेकिन वहाँ के मूल निवासी चूंकि रेड, लाल कलर के होते थे, तो इसलिए उन्हें रेड इंडियन बोला गया। लेकिन बहरहाल वो अमेरिका को खोजे। उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा फिर चलता है पुर्तगाल से, और इस रास्ते को चूंकि ढूंढ लिया गया था तो वो इसी रास्ते से आया, वास्को डी गामा। यहाँ आया। यहाँ आने के बाद उसको मेडागास्कर के पास एक मुस्लिम नाविक, एक मुस्लिम कहते हैं कि व्यक्ति मिला जिसका नाम था अब्दुल मनीक। एक तरीके से देखिए तो ये जो है अब्दुल मनीक वास्को डी गामा का गाइड था, गाइड करने वाला था। इसने कहा कि मैं जानता हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं जानता हूँ इंडिया कहाँ है, मैं आपको लिवा चलता हूँ इंडिया। और यहाँ से मेडागास्कर से जब वो इंडिया की तरफ चला तो इंडिया का जो प्रायद्वीपीय भाग है, वो ये जो गल्फ कंट्री, ये जो अरब सागर था, इसको छोड़ करके सीधा ये कालीकट पहुँच गया। चूँकि अरब सागर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अरब सागर में अरबों का वर्चस्व था, अरब आने देना नहीं चाहते थे,
तो छोड़ दिए उसको, वो सीधा लेकर के इनको पहुंच गया कालीकट। और वहाँ का उस वक्त जो राजा था उसका नाम था जमोरिन। कालीकट का जो राजा था उसका नाम था जमोरिन। देखिए जो जमोरिन है दरअसल इसका जो है ये उपाधि है। जमोरिन नाम का जो राजा का नाम मिलता है ये जमोरिन उसकी उपाधि है। तो ये राजा, इसको जब पता चला कि वास्को डिगामा आया है तो वो वास्को डिगामा का काफ़ी स्वागत किया। और ये चीज़ें अरब व्यापारियों को हजम नहीं हो रहा था। अरब व्यापारी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि राजा खुद स्वागत कर रहा है। उसके बाद वास्को डिगामा यहाँ से काफ़ी मात्रा में मसाला वसाला लिया और फिर इसी रास्ते से रिटर्न हो गया। जब इस रास्ते से वो रिटर्न हुआ, वहाँ जा कर के उस मसाले को बेचा, तो आने जाने का टोटल खर्च निकालने के बाद उसको उस मसाले से 60 गुना ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और इतना ज़्यादा प्रॉफिट था कि इसकी पता चलते ही यूरोप में, ख़ासतौर से पुर्तगाल में हलचल मच गया। ये काला जो है ये मसाला नहीं बल्कि ब्लैक गोल्ड है, सोना है। इतना मतलब कि फ़ायदा इससे हो रहा है, लूटम लूट मच गया। और ये जो अट्रैक्शन था ये मसाले के प्रति यूरोपियों का, यही इन्हें खींच करके ले आए भारत। अब होड़ मच गई भारत आने की। अभी तो वेनिस से ले जाते, अभी तो जो है कि इटली के मार्केट से सब लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाती थी, लेकिन खुद आकर के और यहाँ से सामान ले जा कर के, और वो भी इतनी दूरी की यात्रा तय करने के बाद, इतना खर्च गिरने के बाद, उस मसाले से अगर 60 गुना फ़ायदा हो रहा है तो बताइए कि अरब वाले व्यापारी कितना कमाते थे। और अरब इसीलिए नहीं आना चाहता। जब दोबारा वास्को डिगामा आता है तो यही जमोरिन उनकी स्वागत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तब तक कान भर दिए थे अरब वाले। तो ये जो कारण है ना, यही यूरोपियों को भारत की तरफ आने को प्रेरित किया। अब हम लोग देखेंगे आगे कि पुर्तगाली यहां आए और कैसे अपना पैर जमाए, क्या क्या किए यहां पर। और ये जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं, नो डाउट, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आज छोटा सा एक क्लिप दिया हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुर्तगालियों से शुरू करेंगे और भारत को आज़ाद करके ही दम लेंगे। और हर क्लास में, हर वीडियो में मैं आपको वो मटेरियल दूंगा जो आपके पास जो है सो है। कुछ ऐसे भी चीज़ें रहेंगी जो आपके पास शायद ना हो, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, आप लोग जो है, अभी ये मैं स्टार्ट किया हूँ, एक छोटा सा क्लिप है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग बताइएगा, मतलब कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मेरा भी उत्साह बढ़े और इस फील्ड में मैं एक माइलस्टोन की तरह ऐसा वर्क करना चाहता हूँ कि नो डाउट ये आप लोगों के भविष्य के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। थैंक यू।